एक्टिविटीज में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट्स की टर्म्स कौन कौन सी होती है। इन्वेस्टमेंट्स में होते हैं जो हम कंसिडर करेंगे वो करेंगे फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में हम टैंजिबल इंटैंजिबल दोनों की बात करेंगे। दैट मीन्स प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग and non-current investments and goodwill and patents. Goodwill and patents will come here. तो पहले हम लोग एक बेसिक फॉर्मेट से स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे सिंपल पार्ट है कि द कैश कम्स, इनफ्लो ऑफ कैश में हमको सिर्फ ऐड करना है, आउटफ्लो ऑफ कैश में सब्ट्रैक्ट करना है। अब कैश कैसे आएगा और कैसे जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स या उसके टर्म्स के बेसिस पे। अगर हम कोई चीज सेल करते हैं तो सेल ऑफ टैंजिबल एसेट्स। अब टैंजिबल एसेट्स में हमारे पास सारे आते हैं, प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग, ये सब जितने भी होंगे हम उसको पॉजिटिव में वैल्यू से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ऐड क्योंकि यहाँ पे कैश आ रहा है। देन सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स में हम लोग गुडविल तो सेल नहीं करते हैं क्योंकि गुडविल तो हमारी कंपनी के साथ रहेगी जब तक हमारी कंपनी एग्जिस्ट करेगी। तो हम पेटेंट्स को सेल कर सकते हैं या हम और इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनको सेल कर सकते हैं। रेयर पॉइंट है ये, कभी कभी आएगा। तो टेंजिबल एसेट्स होगा, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स रहेगा, तो एक पॉइंट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट। एडिशनली जो भी इन्वेस्टमेंट्स की इनकम होती है, इनकम यानी कि हमने जो कहीं पे शेयर्स में अगर हमने इन्वेस्ट किया है तो उस शेयर्स पे अगर हमें डिविडेंड रिसीव होता है तो डिविडेंड इनकम ये हम ऐड करेंगे। रेंटल इनकम, अगर हमें कोई प्रॉपर्टी हमने किसी को रेंट पे रखा हुआ है और हमें रेंटल इनकम आ रही तो वो ऐड करेंगे, और अगर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट आ रहा है तो वो भी ऐड करेंगे। ये सब ऐड होगा। सिंपली यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि कोई भी एसेट्स हम सेल कर रहे हैं वो एसेट सेल करके जो कैश आ रहा है वो हमारा ऐड वाले पार्ट में आएगा क्योंकि इनफ्लो ऑफ कैश यहाँ पे है। और लेस में वही इन्वेस्टमेंट्स को अगर हम परचेज करते हैं तो परचेज ऑफ टैंजिबल एसेट्स, परचेज ऑफ इंटैंजिबल एसेट्स एंड परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये परचेजेस जितने भी होंगे सब डिडक्ट होंगे क्योंकि पैसा जा रहा है, आउटफ्लो ऑफ कैश। तो ये मैंने बताया था कि हम लोग जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं उनको हम ब्रैकेट से शो करते हैं, तो वो हम लोग इनको ऊपर जो है ऐड वाले उनको प्लस करके ये सब लेस वाले सब सब्ट्रैक्ट करके जो फाइनल आंसर आएगा यही हमारा फाइनल आंसर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है। अगर पॉजिटिव आंसर है तो कैश फ्लो,
और अगर ये नेगेटिव आंसर है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये इसके साथ साथ, ये वैसे तो बहुत सिंपल सा है, पर इसके साथ साथ एक और फॉर्मेट लर्न करना पड़ता है, जिसके बेसिस पे हमें यही सेल और परचेज का अमाउंट मिलेगा। हमें कुछ एक ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मेट लर्न करना है जो शायद बहुत से बच्चों को नहीं, या बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा जिन्होंने अकाउंट्स नहीं करा हुआ, बट हम उसको लर्न कर लेंगे तो हमें वो इजीली हम कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, एक फिक्स एसेट अकाउंट, लेजर अकाउंट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसमें एक लेफ्ट साइड में एक 2 कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। राइट साइड में एक फॉर्मेट सेम हमें लिखना है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब इसके कुछ पॉइंट्स को मेमोराइज करना पड़ेगा और कुछ टर्म्स मैं क्लियर कर दूंगा अभी। जैसे कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन, B/D, ब्रॉड डाउन यानी कि ओपनिंग बैलेंस। बैलेंस कैरिड डाउन, C/D यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। ये स्टार्टिंग में हमको ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग का मतलब होता है अगर मुझे 2 अमाउंट्स, मुझे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के अमाउंट्स दिए होंगे, या मुझे बिगिनिंग ऑफ द ईयर का बैलेंस और एंड ऑफ द ईयर का बैलेंस दिया होगा, तो उन्हीं को ओपनिंग क्लोजिंग बोलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन अगर हमें अमाउंट दिया हुआ है तो वो डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमने उसको सेल किया है तो बैंक से यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि वो सेल करके पैसा जो आएगा। और अगर हमने कोई सेम अकाउंट, जिस एसेट की हम बात कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर उसी पर्टिकुलर एसेट का अकाउंट बन रहा है और उसी की बात कर रहे हैं, अगर हमने उसको सेल किया है या उसको परचेज किया है, तो अगर परचेज किया है तो भी यहाँ पे बैंक लिखेंगे, सेल किया तो भी बैंक लिखेंगे। बस जो इसकी साइड्स होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, जो इसकी 2 साइड्स होती हैं, उससे हम लोग ये पहचानते हैं कि ये परचेज हो रहा है या सेल हो रहा है। अल्टीमेटली बैंक का मतलब है पैसा आया या गया। सो इनफ्लो और आउटफ्लो हमें यही इसी चीज से हमें फाइंड आउट होगा। तो स्टार्टिंग से अभी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं दोबारा रिकॉल कराता हूँ इस पॉइंट को। अगर जैसे सेल किया है, तो सेल करने में अगर मुझे लॉस हुआ है तो मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा लॉस ऑन सेल। अगर सेल करने में मुझे प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट साइड में प्रॉफिट ऑन सेल। ये चीजें हम लोग कैसे निकालेंगे मैं अकाउंट बना के और क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा। और अल्टीमेटली जो फाइनली जो मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो मुझे जो 2 टर्म्स चाहिए वो यही है, बैंक सेल वाला और बैंक परचेज वाला, जो मैंने जिनके अमाउंट सर्कल भी किया है। यही अल्टीमेटली अकाउंट बनाने के बाद जो ये बैंक की वैल्यूज होती हैं हमारी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जो है रिकॉर्ड होंगी। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले हम लोग अकाउंट भी तब बनाएंगे, उसका भी एक कंडीशन है, वो मैं बताऊंगा कि अकाउंट बनता कब है। जरूरी नहीं है कि अकाउंट बनेगा ही, बट उसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन है। तो अगर ये अकाउंट बनेगा तो हमें किसी भी फिक्स एसेट का मतलब कि प्लांट अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, तो उस पर्टिकुलर मशीन का अकाउंट बनाएंगे। और सबसे पहले हम लोग इसका ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे, वो क्वेश्चन में गिवन होता है। डेप्रिसिएशन भी गिवन होगा,
अगर हमने उस मशीन को सेल किया है तो हम उसमें कैलकुलेशन करेंगे कि हमने जब सेल किया है तो कितने का वो गिवन होगा, सेल वाला मोस्ट प्रोबेबली गिवन होगा, बट वो सेल करने में हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर वो प्रॉफिट होगा तो हम लोग लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, लॉस होगा तो राइट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और फाइनली हो सकता है कि यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर निकले, क्योंकि अल्टीमेटली लेजर बनाने का एक रूल होता है कि दोनों साइड के टोटल इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल होने का मतलब है कि अगर राइट साइड में अगर 100 है और लेफ्ट साइड में अगर 90 है, तो मुझे इसका बैलेंस 10 रुपीज का बैलेंस डाल के इसको इक्वल करके 100 रुपीज बनाना पड़ेगा। तो ये मेरा टोटल तभी इक्वल होगा। तो एक बैलेंसिंग फिगर कहीं ना कहीं पे आ सकती है, ये इसमें से किसी भी पॉइंट में एक बैलेंसिंग फिगर हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, डिपेंड्स की क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो ये फॉर्मेट भी है, ये भी प्रिंटेड फॉर्मेट में आप लोगों को भी ग्रुप में डाल देता हूँ ताकि ये प्रॉब्लम ना हो उसको समझने में। तो इससे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक एग्जांपल। फॉर्मेट को भी रिकॉल कर लेते हैं। फॉर्मेट में सिंपली कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट सिंपल है कि इनफ्लो ऑफ कैश सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स, यानी इन्वेस्टमेंट्स और रिलेटेड जितने भी प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग है, अदरवाइज कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, इनको जब सेल करेंगे तो पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो हम ऐड करेंगे, और अगर पैसा जाएगा ऑन परचेज तो हम इसको माइनस कर देंगे। और इसी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर मुझे अगर कोई इनकम आ रही है, यानी कि डिविडेंड रिसीव हुआ है, रेंटल इनकम आ रही है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो सब हम लोग ऐड करेंगे। और अल्टीमेटली इन सबका प्लस और माइनस करके फाइनल अमाउंट जितना भी होगा वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट में और फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। तो मैं एक फॉर्मेट ग्रुप में सेंड करता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं ये बुक से निकाल के देता हूँ। मैंने ग्रुप में ये प्रिंटेड फॉर्मेट एक पिक में मैंने सेंड किया, जिसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट और फिक्स एसेट अकाउंट का फॉर्मेट भी है। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो क्वेश्चन की पिक भी मैं सेंड करता हूँ। मैंने एक
क्वेश्चन की पिक सेंड कर दी है ग्रुप में। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता देता हूँ कि ये कैसे इसको फॉर्मेट में हम लोग पुट करेंगे। तो पहले मैं दोबारा से क्लियर फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ। हम लोग एज पर दी क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा टर्म दिया हुआ है। इसमें एसेट्स दिए हुए हैं और जो अमाउंट्स दिए हैं वो अमाउंट्स में सिंपली यहाँ पे इन्होंने परचेज और सेल मेंशन किया हुआ है। तो जो परचेज और सेल मेंशन किया दैट मीन्स वो बहुत पहले से सिंपल किया उन्होंने क्वेश्चन को। तो परचेज मीन्स हम सब ये परचेज करेंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन दी लेस साइड। एंड जितनी भी सेल्स की आइटम है दैट विल बी द अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन दी एड साइड। सो कोई साइड तो नहीं है बट हम लोग इसको वर्टिकली मेंटेन करेंगे। पहले हम लोग सब सेल की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे हम देख सकते हैं क्वेश्चन में कि इन्वेस्टमेंट्स के आगे परचेजेस की हेडिंग के अंडर भी अमाउंट है, सेल्स की हेडिंग के अंडर भी अमाउंट है। तो मैं पहले सिर्फ सेल्स के आइटम को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स amount is 1 lakh. Then सेल ऑफ गुडविल नहीं आएगी क्योंकि गुडविल तो हमारी कंपनी के साथ ही रहेगी। जब तक कंपनी हम क्लोज नहीं करते तब तक हम गुडविल सेल नहीं करते। परचेज जरूर करते हैं। सेल ऑफ मशीनरी का अमाउंट है हमारे पास $1,50,000। सेल ऑफ पेटेंट्स का अमाउंट भी है 1 लाख। जितना भी ये सेल है उसका सारा कैश आएगा तो सब पॉजिटिव वैल्यू में रिकॉर्ड होगा। और अगर हम लोग परचेजेस देखें, परचेजेस में भी इन्वेस्टमेंट, गुडविल और पेटेंट्स नहीं, इन्वेस्टमेंट, गुडविल और मशीनरी, ये 3 अमाउंट्स हमारे पास परचेज में है। ये परचेज की आइटम तो लेस में जाएगी बट उससे पहले अगर मैं नीचे फर्दर क्वेश्चन में देखूं तो उसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। तो एज द फॉर्मेट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इज आल्सो रिकॉर्डेड। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स को भी मैं ऐड में डालूंगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ये रिसीव हुआ है 16,000 रुपीज का। देन डिविडेंड रिसीव ये भी रिसीव हुआ है ऑन शेयर्स 20,000। And another line says a plot of land was purchased out of surplus funds for investment purpose and was let out for commercial use। तो एक हमारे पास प्लॉट है जिसको हमने रेंट के लिए दे रखा है, जिसमें रेंटल इनकम आ रही है 80,000 रुपीज। तो रेंटल इनकम को हम रिकॉर्ड कर देंगे 80,000 रुपीज। देन लेस वाली उसमें आ जाते हैं। अब जितने भी हमने परचेजेस के अंडर हमने अमाउंट देखे हैं वो सारे नेगेटिव वैल्यू से रिकॉर्ड होंगे। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इसको मैं ब्रैकेट में रिकॉर्ड कर दूंगा 1,80,000। परचेज ऑफ गुडविल 2 lakh and purchase of machinery amount is 4,40,000।
दैट्स इट। और कोई पॉइंट तो है नहीं इसके अंदर, तो हमारा ये क्वेश्चन का पार्ट खत्म हो जाएगा। इसका हम टोटल कर लेते हैं। नेट वैल्यू हमारी जो इसकी आ रही है, सबको प्लस और माइनस करने के बाद वो आएगी 3,54,000। ये नेगेटिव वैल्यू है, दैट मीन्स कि परचेज में अमाउंट गया ज्यादा है, सेल से अमाउंट या इनकम से अमाउंट आया कम है। तो नेट वैल्यू जो है वो नेट एक्चुअली में कैश हमारा गया है, तो इसको लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो कैश यूज तब लिखते हैं जब कैश जाता है। 3,54,000 रुपीज का कैश हमारा चला गया। तो ऐसे इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में कोई अकाउंट बनाने का फॉर्मेट वाला पॉइंट नहीं था, कोई लेजर अकाउंट, कोई मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए नहीं था। तो एक और क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ जिसमें अकाउंट बनाना हो, क्योंकि अकाउंट भी सीखना जरूरी है इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। एक और क्वेश्चन मैं सेंड कर देता हूँ। हम एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। इसका मैं सोल्यूशन भी भेज देता हूँ जो मैंने अभी भी सॉल्व किया। सो प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक और क्वेश्चन जो हम लोग अब कर रहे हैं जिसमें अकाउंट बनाना होगा, मैं वो अकाउंट वाला भी, लेजर अकाउंट वाला भी एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। सो उसका एक क्वेश्चन का पिक सेंड कर देता हूँ मैं ग्रुप में, फिर मैं सोल्यूशन भी सेंड कर दूंगा उसका। क्वेश्चन मैंने शेयर कर दिया है जो हम लोग अब सॉल्व कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, पर यहाँ पे परचेज और सेल नहीं मेंशन किया हुआ। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ डेट वाइज वैल्यू दी है। वो वैल्यूज ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस की हैं, जो कि रिक्वायरमेंट है अगर अकाउंट बनाना होगा तो क्वेश्चन दोबारा एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास 2006 के अंडर वैल्यूज हैं, 2007 के अंडर भी वैल्यूज हैं। तो एक्चुअली में वो 1 अप्रैल 2006 दिया हुआ है, यानी कि ओपनिंग हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च होता है, तो 1 अप्रैल 2006 की वैल्यू दी है और 31 मार्च 2007 की वैल्यूज दी है। ये नया वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ जो मैंने अभी शेयर किया आपको ग्रुप में। तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स की ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू दी है। तो जो 1 अप्रैल की वैल्यूज है वो ओपनिंग है और जो 31 मार्च 2007 है वो क्लोजिंग की वैल्यूज है। इन्वेस्टमेंट्स की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दी है, मशीनरी की भी ओपनिंग क्लोजिंग दी है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया। ओके, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है यहाँ पे। एक सेकेंड, इसमें एक नया पॉइंट आ गया।
इसमें एक नया पॉइंट आ जाएगा, तो इसको आप अभी इग्नोर कर दो, ये वाला क्वेश्चन में फिर वो नया पॉइंट सीखना पड़ेगा, वो और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो मैं एक और क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ जो थोड़ा सा सिंपल है, फॉर्मेट बेस्ड है। अगर फॉर्मेट बेस्ड नहीं किया तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो मैं एक और क्वेश्चन सेंड करूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, अगर ये ग्रुप से डिलीट हो सकता है तो। ओके सर। ये क्वेश्चन 2 पेजेस में है, तो इसके 2 पार्ट्स दिखेंगे, 2 पिक्स में आएगा ये। ओके सर। चलो ठीक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन मैंने सेंड कर दिया है, इसका हम लोग पॉइंट टू पॉइंट हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी 2006 और 2007 की वैल्यूज दी हैं, 31 मार्च 2006 एंड 31 मार्च 2007। 31 मार्च 2006 को हम लोग प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस ही बोलेंगे, और 2007 31 मार्च हमारा करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है। तो जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है एक्चुअली में वो करंट ईयर का ओपनिंग भी रहता है, उसी को करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। तो एक वैल्यू जो 31 मार्च 2006 है, यानी कि वो प्रीवियस ईयर है, वही ओपनिंग बैलेंस है, और करंट ईयर है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कौन कौन से। देखो, अब इसमें अकाउंट जब बनाना पड़ेगा, तो अकाउंट बनाने की कंडीशन ये होती है, लेजर अकाउंट बनाने की, कि जो मैंने अकाउंट का मैंने फॉर्मेट दिया था बना के, वो फॉर्मेट में एक ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए, एक क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, और इन सब में से एक कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कोई भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जरूरी होनी चाहिए, तभी हम अकाउंट बनाते हैं, नहीं तो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल, सेल ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल, एनीथिंग, कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तभी वो अकाउंट बनेगा। तो इसके हिसाब से अब हम लोग देखते हैं कि अकाउंट बनाने की जरूरत कहाँ पड़ेगी। तो लैंड में हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू दी है, ओपनिंग वैल्यू 1,05,000, क्लोजिंग बैलेंस 35,000। अब देखते हैं कि नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट पेज में दी है, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर लैंड का कुछ अगर हमें पॉइंट दिया है तो हम देखते हैं हमें जरूरत पड़ेगी या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे अगर मैं लैंड अकाउंट बनाता हूं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस कैरेट डाउन। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरेट डाउन तो है, बट इसमें बोला हुआ है एक लास्ट हेडिंग, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का लास्ट पॉइंट देखेंगे, लैंड वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 17,500, यानी हमने लैंड को सेल तो किया है और उसमें हमें प्रॉफिट जो हुआ वो गिवन है क्वेश्चन में। तो यानी थर्ड इन्फॉर्मेशन आ गई, उसको हम लोग लिख लेते हैं प्रॉफिट ऑन सेल, जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है। तो ओपनिंग बैलेंस है 1,05,000, क्लोजिंग बैलेंस है 35,000, एंड प्रॉफिट ऑन सेल है 17,500। और हमारी रिक्वायरमेंट लेजर बनाने की क्या होती है कि हमारे दोनों साइड के टोटल बैलेंसेस इक्वल होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ लेफ्ट साइड के बैलेंसेस देखूं तो दोनों का सम ज्यादा है, राइट साइड का सम अमाउंट कम है। तो 1,00,000 और 17,500 प्लस करते हैं 1,05,000 प्लस 17,500, ये टोटल बनेगा 1,22,500।
राइट साइड में भी 122,500 रहेगा, क्योंकि दोनों साइड का टोटल ज्यादा वाला जो है दोनों वाला वहीं आ सकता है, यानी कि दोनों साइड में जो टोटल आएगा इक्वल आएगा और जो बड़ा टोटल है वही दोनों साइड आएगा। अब यहाँ पे एक बैलेंसिंग अमाउंट मुझे डालना है, यानी कि अगर मैं 1,22,500 में से 35,000 को माइनस कर दूं तो बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा। वो बैलेंसिंग अमाउंट आते ही मेरा दोनों राइट साइड का टोटल भी इक्वल हो जाएगा। तो 1,22,500 में से अगर मैं 35,000 माइनस कर दूं तो अमाउंट आएगा 87,500। इसको हम लोग लिख देंगे बैंक, क्योंकि अल्टीमेटली हमने सेल किया हुआ है ना। सेल में अगर प्रॉफिट हुआ है तो डिफरेंस अमाउंट सेल का ही मिलेगा। तो बैलेंसिंग फिगर जो है वो कोई भी आ सकती है। अब इस बारी हमारी बैलेंसिंग फिगर सेल अमाउंट थी। अगर क्वेश्चन में दिया है कि ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है और प्रॉफिट हुआ सेल करने में, तो सेल तो हमने किया है ना, वो सेल का अमाउंट नहीं है हमारे पास, पर हमारे पास सिर्फ प्रॉफिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यही बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे और सेल अमाउंट निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ना कोई डेप्रिसिएशन की बात हुई है ना कुछ हुआ। जनरली लैंड में डेप्रिसिएशन नहीं होता। और बाकी इसके ओपनिंग, क्लोजिंग और प्रॉफिट के अलावा जो हमारे पास अमाउंट रह गया था वो सिर्फ सेल ऑफ लैंड ही रह गया था, जिसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। ऑब्वियसली जब हम लोग कोई चीज बेचेंगे तो बेचने में जो अमाउंट आएगा उसके अंदर प्रॉफिट अपने आप ही आ जाएगा। और हमें यहाँ पे सिर्फ बैलेंसिंग अमाउंट फाइंड करना था, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड का टोटल किया, उसमें से राइट का जो डिफरेंस था, जो भी अमाउंट था उसका डिफरेंस निकाल के हमने उसका बैलेंसिंग फिगर भी कैलकुलेट कर लिया, जिससे कि दोनों साइड के अमाउंट अपने आप बराबर हो गए। अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट बताऊं कि राइट साइड, लेफ्ट साइड में 100 है, लेफ्ट साइड में 90 है, तो 100 करने के लिए अगर यहाँ 90 की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे कोई 100 के लिए यहाँ पे टोटल अमाउंट दे रखे हैं और राइट साइड में 90 का ही अमाउंट है, तो डिफरेंस अमाउंट 10 का कुछ ना कुछ होगा, तभी मेरा 100 बनेगा। तो उस केस में मुझे ये इक्वल करना पड़ेगा और इसी से जो है यही मेरा बेस है, जिसकी वजह से मेरा बैलेंसिंग फिगर निकल पाएगा कि मेरा यहाँ पे कोई मिसिंग फिगर है जो मुझे ढूंढना भी था। तो ये लैंड अकाउंट बन गया। तो इससे हमें क्या मिल गया, सेल अमाउंट मिल गया। तो हमने पहला क्या पॉइंट डालना है, सेल ऑफ लैंड, जो हमारे फॉर्मेट का पार्ट है, सेल ऑफ लैंड। कितना अमाउंट सेल का आया, 87,500। सिंपली ये 87,500 में यहाँ लिख दूंगा। एक पॉइंट आ गया कैश फ्लो का सेल ऑफ लैंड से। फिर हमारे पास और भी टर्म्स है क्वेश्चन में, प्लांट एंड मशीनरी भी है। प्लांट एंड मशीनरी में भी हम लोग अगर देखें, जो क्वेश्चन मैंने दिया उसमें ओपनिंग बैलेंस है 2,80,000 और क्लोजिंग है 3,50,000। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर देखा जाए कि हमारे पास लैंड, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन चार्ज और डेप्रिसिएशन भी गिवन है। और नेक्स्ट लाइन में फिर से एक इन्फॉर्मेशन है कि प्लांट एंड मशीनरी with a book value of 35,000 was sold for 42,000। तो यहाँ पे सेल अमाउंट भी दे दिया उन्होंने। अब इसको वापस फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं अपना लैंड, प्लांट एंड मशीनरी का। तो हम लोग अपने गिवन इंफॉर्मेशन को अपने फॉर्मेट में पुट कर देंगे बस। और एक बेसिक सी चीज जो है और कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैंने फॉर्मेट क्या बताया था, बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस कैरिड डाउन यानी कि क्लोजिंग बैलेंस, एक था डेप्रिसिएशन, एक था लॉस ऑन सेल, एक था ओनली सेल का बैंक अमाउंट, एक था प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल और परचेज का अमाउंट अगर परचेज हुआ है तो। अब ये कैसे पता लगेगा हमें क्या क्या डालना। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2,80,000, तो हम लोग 2,80,000 रुपीज डाल देंगे। क्लोजिंग बैलेंस दिया है 3,50,000, हम लोग 3,50,000 रुपीज डाल देंगे। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ 28,000, तो 28,000 रुपीज डेप्रिसिएशन के आगे डाल देंगे।
देन नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कहती है प्लांट एंड मशीनरी विद बुक वैल्यू ऑफ 35,000 वाज सोल्ड फॉर 42,000। तो सोल्ड फॉर 42 मतलब कि 42,000 तो सेल अमाउंट आ गया, बट एक पॉइंट दिया कि बुक वैल्यू ऑफ 35,000। तो बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हमारे हिसाब से जो आज की वैल्यू है, हम कोई भी चीज सेल करते हैं तो हम पहले अपनी एक वैल्यू कंसिडर करते हैं, फिर जब वो सेल होता है तो पता लगता है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हमारे हिसाब से जो बुक वैल्यू थी वो 35,000 रुपीज थी, बट हमने उसको सेल किया कितने का, 42,000 रुपीज का। तो हमें सेल करने में क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा, हमें प्रॉफिट हुआ होगा। यानी मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 35,000 रुपीज की चीज को मैंने 42,000 में अगर सेल कर दिया, यानी मुझे प्रॉफिट हो गया 7,000। हाँ, 7,000 का प्रॉफिट हो गया। तो 7,000 रुपीज में प्रॉफिट ऑन सेल में डाल दूंगा। मुझे अपना ये अकाउंट कंप्लीट करना है, क्योंकि कोई ना कोई अभी एक मिसिंग फिगर है जो अब निकलने वाली है। तो अब मैं राइट साइड का टोटल चेक करता हूँ, लेफ्ट साइड का टोटल चेक करता हूँ। दोनों साइड में से ज्यादा टोटल कौन सा वाला है, 3,50,000 प्लस 42,000 प्लस 28,000। तो अच्छा, लॉस को तो मैं हटा देता हूँ, क्योंकि जब प्रॉफिट हुआ तो लॉस तो नहीं होगा, एक ही चीज हो सकती है। अब मेरे पास राइट साइड का टोटल चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है, 28,000 प्लस 42,000 प्लस 3,50,000। राइट साइड में टोटल आ रहा है 4,20,000। भी मैं इसको अलग से लिख देता हूँ। लेफ्ट साइड का टोटल भी चेक कर लेते हैं, 2,80,000 प्लस 7 यानी कि 2,87,000 हो गया। यहाँ का टोटल हो गया 2,87,000। यानी कि मुझे अगर यहाँ पे 4,20,000 लिखना है तो यहाँ भी 4,20,000 करने के लिए मुझे उसमें से ये लेफ्ट का टोटल इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 4,20,000 में से माइनस कर दूंगा 2,87,000 को, जिससे कि जो डिफरेंस आएगा 1,33,000, ये मेरा परचेज का अमाउंट आ गया। अगर मैं बहुत बेसिक सी बात देखूं, अपने क्वेश्चन में वापस देखूं कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस 2,80,000 का था और क्लोजिंग बैलेंस 3,50,000 का था, मतलब कि एक मशीन जो स्टार्टिंग में मेरे पास 280 की थी, एंड ऑफ द ईयर में 350 की होगी, मतलब कुछ ना कुछ तो परचेज किया होगा, तभी तो बढ़ेगी ना वैल्यू। और इन बिटवीन मैंने सेल भी किया, दैट मीन सेल वाला अमाउंट तो आ गया, और परचेज भी निकलना एक हमारे लिए एक मिसिंग फिगर था, क्योंकि हमें खुद यहाँ देख के पता लग रहा था कि यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है, सेल होने के बाद भी बढ़ रही है, दैट मीन्स कुछ परचेज किया। तो ये परचेजिंग वैल्यू जो है मेरी यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर ऐसे निकल जाएगी। तो लेजर का टोटल बार बार मैं बता दूंगा, दोबारा बता दूंगा कि जो भी दोनों में से जो ज्यादा वाला टोटल होगा वो दोनों साइड में अपने आप आ जाएगा, और जो भी बड़ा वाला टोटल होगा उसमें से ऑपोजिट साइड का जो भी स्मॉलर अमाउंट का टोटल होगा वो माइनस करके डिफरेंस अमाउंट मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा। इस बार राइट साइड में 4,27,000 आ रहा था, सॉरी 4,20,000 आ रहा था, लेफ्ट साइड का टोटल 2,80,000 आ रहा था। तो दोनों साइड में बड़ा वाला टोटल 4,20,000 करना था मुझे, दोनों साइड टोटल बराबर आने चाहिए, तो मैंने दोनों बराबर कर दिया, बट वो डिफरेंस अमाउंट मुझे बीच में बैलेंसिंग फिगर डालनी थी, तभी मेरा टोटल जो है 4,20,000 दोनों साइड बनेगा, और वो डिफरेंस अमाउंट 1,33,000 जो है मेरा एक्चुअली में परचेज का पार्ट है। तो मेरे को दो चीजें चाहिए यहाँ पे, मेरे कैश फ्लो के अंदर जो मुझे चीजें चाहिए वो दो है मेन चीजें। एक मुझे चाहिए परचेज और एक मुझे चाहिए सेल, जो मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। तो एक 1,33,000 जो कि है परचेज अमाउंट, एक 42,000 जो कि है सेल अमाउंट। तो दोनों चीजें मेरे कैश फ्लो के अंदर आने वाली, क्योंकि सिर्फ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ही रिकॉर्ड करना होता है। तो दोनों चीजें हैं, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वो क्वेश्चन में दिया हुआ 42,000 रुपीज का, जो मैंने अकाउंट में भी रिकॉर्ड किया है, और लेस कर देता हूँ। लेस के लिए मैं थोड़ी सी जगह और बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट और बचा, हो सकता है कि कुछ ऐड का पॉइंट आ जाए, तो लेस के लिए थोड़ा सा गैप दे देते हैं। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो कि मैंने अकाउंट में ही निकाला है, परचेज ऑफ
प्लांट एंड मशीनरी, ये अमाउंट अभी हमने जो लेजर में निकाला वो निकला 1,33,000। 1,33,000 में यहाँ पे नेगेटिव साइड, नेगेटिव वैल्यू से रिकॉर्ड कर देता हूँ एंड बाकी नीचे का मैं इसको रब कर देता हूँ जरा। ये मेरी एडजस्टमेंट के हिसाब से हमने 3 चीजें कर ली। एक और टर्म बची है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे मुझे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास प्रीवियस ईयर में 17,500 की थी इन्वेस्टमेंट्स, अब एंड ऑफ द ईयर में करंट ईयर में 35,000 की हो गई है। तो दैट मीन्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो वैल्यू इंक्रीज हुई है, दैट मीन्स कि मैंने यहाँ पे कुछ परचेज किया है। तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है, दैट मीन्स कुछ परचेज हुआ है। तो परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये वैल्यू आएगी, डिफरेंस अमाउंट निकाल लेते हैं। डिफरेंस 17,500 ही आएगा माइनस करके। 17,500 की मैंने इन्वेस्टमेंट्स और परचेज करी है, तो जो परचेज किया है वो माइनस कर दूंगा और जो सेल किया है वो प्लस कर दूंगा। अब इससे मेरा एडिशनली मेरे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई रेंट इनकम नहीं आई है, कोई इंटरेस्ट नहीं आया, कोई डिविडेंड नहीं आया, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस इससे जो भी मेरा आंसर निकलने वाला है ये निकलेगा 21,000 और नेगेटिव निकलेगा। नेट वैल्यू जो निकलेगी वो, यानी कि नेट अमाउंट जो मेरा है वो आउटफ्लो का है, तो इसको बोलेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये मेरा फाइनल आंसर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ऐसे आ जाएगा। बट थोड़ा सा ये है कि अकाउंट्स, लेजर अकाउंट बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, वो प्रैक्टिस बेस्ड चीज़ है और एटलीस्ट जिन्होंने अब अकाउंट्स नहीं सीखा हुआ एटलीस्ट उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट तो लगेगा। बट ये है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना इसको, मैं क्वेश्चंस भी सेंड कर दूंगा इसकी एडिशनली 1-2। फॉर्मेट के ऊपर फोकस करना है मेन। हाँ, मेन फॉर्मेट पे ही फोकस करना है। अगर वो फॉर्मेट सही हुआ तो बहुत कुछ करेक्ट हो जाता है। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एक्टिविटी है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मैं सिर्फ फॉर्मेट समझा दूंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा आज के लिए। तीनों एक्टिविटीज हमारी जो है इंपॉर्टेंट है इसमें, जिसमें से थर्ड एक्टिविटी है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फाइनेंस का मतलब मैंने बताया भी था, फाइनेंस मीन्स बोरोइंग। तो हमारी जो भी मैंने टर्म्स उसमें आपको कराई थी क्लासेस में, उसमें से जो बैलेंस शीट कराई थी, तो बैलेंस शीट में एक है शेयर कैपिटल जो मुझे कंसिडर करनी है, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग और एक है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। मेन फोकस हमारा इन 3 टर्म्स पे रहेगा, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, क्योंकि बोरोइंग्स का ही है फाइनेंस में, प्लस रिलेटेड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बोरोइंग्स पे हम पे करते हैं एंड डिविडेंड भी हम पे ही करेंगे। डिविडेंड बोलते हैं जब हम लोग एक कंपनी है, हम अपने आप को एक कंपनी कंसिडर कर लेते हैं और अगर हम पब्लिक से शेयर्स से पैसा बोरो कर रहे हैं, शेयर्स इशू करके, तो ऑब्वियसली उनको उनके शेयर का प्रॉफिट देना पड़ेगा, तो उस प्रॉफिट को डिविडेंड ही कहते हैं। और टर्म डिविडेंड यूज करते हैं, अल्टीमेटली मतलब वही होता है जैसे किसी भी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट होता है। चलो, अब इसको हम लोग एक फॉर्मेट में कर लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी
इसका फॉर्मेट सिर्फ फॉर्मेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल सेम फंडा है कि पैसा जाएगा तो आउटफ्लो, पैसा आएगा तो इनफ्लो। अब बोरो करके पैसा आएगा तो प्लस कर देंगे और रीपेमेंट से पैसा वापस जाएगा तो माइनस कर देंगे। एंड रिलेटेड इंटरेस्ट भी हमें पे करने हैं या डिविडेंड पे करने हैं तो वो भी माइनस होगा। तो ऐड किसे करेंगे? इशू ऑफ शेयर्स। यहां से शेयर्स इशू करने से पैसा आता है। इशू ऑफ डिवेंचर्स, loans raised from bank। ये 3 फॉर्म में पैसा आ रहा है। एडिशनली 2-3 ऐसी टर्म्स भी हैं जहां पे थोड़ी सी तुम्हें डिफिकल्टी लगेगी, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है कि जब कोई शेयर है, वो शेयर अगर 10 रुपए का है और उसके ऊपर कंपनी ने 10 की वैल्यू के ऊपर एडिशनली 2 रुपए अगर चार्ज कर लिए तो वो अलग से जो अमाउंट आएगा उसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। तो प्रीमियम कुछ नहीं होता, सिंपली किसी भी चीज के ऊपर एडिशनल अमाउंट, अगर किसी शेयर्स के ऊपर एडिशनल अमाउंट होगा उसको प्रीमियम बोलते हैं। अगर हमारी कंपनी ने अगर 100 रुपए का शेयर इशू करा है, उस 100 रुपए के शेयर को हमने, जो एक्चुअल वैल्यू 100 रुपए है, और अगर हमने उसको 50 रुपीज एडिशनली बेनिफिट से अगर हम उसको इशू कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो हम एज अ कंपनी हम उसको ज्यादा में बेच रहे हैं। जैसे एक सेलर होता है, वो कोई चीज को ज्यादा में बेचता है तो प्रॉफिट ज्यादा ऐड कर लेता है, अगर वो लॉस में बेचता है तो उसको लेस कर लेता है। तो यहाँ पे एक तरह से आप समझ सकते हो कि ज्यादा अगर चार्ज किया जाए एक शेयर की वैल्यू पे तो एडिशनल अमाउंट को सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। तो ये है हमारे, जब हमारे पास पैसा आएगा, और जब पैसा जाएगा, इन्हीं का पैसा जब रिटर्न होगा, तो रिटर्न किस किस का होता है? रिटर्न होता है डिबेंचर्स का पैसा, उसको बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि शेयर्स की 2 कैटेगरी होती है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर कभी रिफंड नहीं होते, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर का पैसा रिफंड होता है, उनकी भी कंडीशन होती है। एंड रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन्स, देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जो हम लोग इनको इंटरेस्ट पे करते हैं, और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी एडिशनली हम लोग डिविडेंड भी पे करते हैं, डिविडेंड ऑन इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। ये है हमारे सब ये लेस की आइटम है, और ऊपर सारे इशू करने के टाइम में पैसा, बोरो करने के टाइम में सारा पैसा आएगा तो प्लस, और रिटर्न करने के टाइम पे जब उनको वापस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और इन द फॉर्म ऑफ, हम लोग जब पूरा लमसम अमाउंट रिटर्न कर देते हैं तो वो सब माइनस होगा। अल्टीमेटली इन सब का जो नेट अमाउंट होगा उसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसका कॉन्सेप्ट मैं कल थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स ऐसे आने वाली है जो हम लोग आगे भी, हमारे एक टॉपिक आएगा सोर्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर में, तो वो कुछ बेसिक चीजें मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करूंगा ताकि वो चैप्टर में भी समझने में आसान होगा और ये वाला फॉर्मेट को लर्न करना भी आसान लगेगा। बट अभी फिलहाल सिर्फ इतना याद रखना है कि पैसा आ रहा है तो प्लस और पैसा जा रहा है तो माइनस। बोरोइंग्स को हम सेपरेट कर देते हैं तो उसको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग बोलते हैं, और फाइनेंसिंग में हमारे पास शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं और बैंक लोन होता है। बस इसमें सिर्फ इतना ही याद करना है। इसका मैं प्रिंटेड फॉर्मेट